नमस्कार दोस्तों, अंग आईएसपीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने 67th बीपीएससी पीटी के जो गलत क्वेश्चन पूछे गए और जो उसका गलत आंसर दिया गया है, उससे संबंधित कुछ स्रोत सहित सबूत लाया हूं कि देखिए किस प्रकार से आयोग ने प्रश्न को गलत किया है और कई प्रश्न तो गलत भी पूछे हैं। तो उसमें मैं अभी तो सारा प्रश्न को तो नहीं ला पाया हूँ और अन्य स्रोत के माध्यम से देखेंगे अन्य लोगों ने अपना रेफरेंस दिया है, लेकिन जो मेरे सामने 3 रेफरेंस है वह काफ़ी मजबूत है और इसको आधार बनाया जा सकता है। तो देखेंगे कि पहला, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? यह इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री का प्रश्न है और इसमें स्टार्टिंग में जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने आंसर चेक करवाया था, ठीक है। लेकिन बाद में देखेंगे कि जब आपत्ति मांगी गई और फिर दोबारा जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें आंसर चेंज कर दिया गया था और इसमें से ई वाला जो ऑप्शन है उसको डाल दिया गया था। तो क्या ई ऑप्शन सही है? इसका क्या रेफरेंस है? तो मैं रेफरेंस सहित आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री के एक बड़ा चर्चित इतिहासकार हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इनका नाम है एल.पी. शर्मा। और एल.पी. शर्मा की पुस्तक में मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, यहाँ लिखते हैं कि क्योंकि उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जा रहा है। नहीं समझी और ना ही कभी उसने उसके लिए प्रयत्न किया। उलेमा वर्ग से भी वह कोई सलाह नहीं लेता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, ना ही उलेमा वर्ग की सलाह ली और ना ही खलीफा के नाम का ही सहारा लिया। देखिए, ये आपका रेफरेंस यहाँ पे मैं देखिए दे रहा हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला रेफरेंस आपका एल.पी. शर्मा की पुस्तक में दी गई है, ठीक है। हाँ, एक सवाल ये बन सकता था कि किन्होंने जो है खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। खलीफा की शक्ति का विरोध किया था तो मुबारक खिलजी इनमें से एक शासक थे, उन्होंने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो इस तरह के प्रश्न है नहीं है ना, तो उसमें ऑप्शन में ही मुबारक शाह खिलजी दिया गया है, मुबारक खिलजी। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा से कोई मतलब नहीं रखा था, कोई उनका उनसे लेना देना नहीं था। एक तरह से कहें कि खलीफा के पद को उन्होंने चुनौती दे दिया था। तो एक तरह से ये आपका सवाल है। अब सवाल ये उठती है कि क्या एल.पी. शर्मा कितने प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं? तो मैं आपको इसका भी प्रूफ देता हूँ कि एल.पी. शर्मा कौन है। देखिए, अभी बीबीसी के द्वारा ही एक संपादकीय लिखा गया था कुछ महीने पहले, जब काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर के संबंध में जब प्रूफ देने की बात आई तो वहाँ पे कहा गया कि देखिए, यहाँ पे बीबीसी लिखते हैं, इतिहासकार एल.पी. शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ संख्या 232 पर लिखते हैं कि 1669 ईस्वी में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी गई। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। एक तरह से देखिए, प्रूफ वहाँ पे कोर्ट में भी एल.पी. शर्मा को कोट किया जा रहा है, यानी उन्हें उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, हालांकि आधुनिक मध्यकालीन इतिहासकार हैं, तो इनके इनके इतिहास के जो लिखे गए तथ्य है, इसको कोर्ट में प्रूफ के तौर पर दिया जाता है। तो एक मानक इतिहासकार हैं, इसलिए इनकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक प्रश्न तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया होगा दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है वो भी प्रूफ सहित ही है कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? आयोग ने हिंदी प्रोविजनल आंसर की में भी जारी किया और फिर बाद में जो आंसर की दिया गया उसमें भी हिंदी को ही उन्होंने आंसर सही माना। अब जो है मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या प्रूफ है इसका। तो प्रूफ देखिए दोस्तों, उस समय जिसमें ये प्रस्ताव लाया गया
उसमें कई अखबार ने इसे अपने मुख्य समाचार में भी शामिल किया था। जैसे अमर उजाला का देखें तो लिखते हैं कि इसका पूरा आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं मुख्य बातों पे फोकस कर रहा हूँ कि देखिए कि आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों का प्रसार किया जाना है जारी है। इसी साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू को भी शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे कोट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख है और इसी संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी ये किया गया। ये तो आपका हो गया अमर उजाला का। ठीक है, इसके अलावा अब दैनिक जागरण का देख लें। दैनिक भास्कर में भी इसी तरह की बातें लिखी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भारत की हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह घोषणा शुक्रवार को की गई। इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा को भी शामिल की गई है। स्पष्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दैनिक भास्कर का हो गया। इसके अलावा एक और अखबार का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक और अखबार आपका दो ही अखबार दिख रहा है हालांकि, हाँ जागरण का देखिए, दैनिक जागरण में देखेंगे कि हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख हुआ। प्रस्ताव में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पुर्तगाली, स्वाहिली, फारसी की सहकारी कामकाज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए सारे अखबार इन सारी बातों को कह रहे हैं कि हिंदी के अलावे बांग्ला और उर्दू को भी जगह दिया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? हिंदू तो है, बांग्ला और उर्दू भी है। तो इसका मतलब है इसका ई ऑप्शन जाना चाहिए। दो आपका प्रूफ हो गया। इसके अलावा तीसरे जो प्रश्न है उस पर चलते हैं दोस्तों। मुस्लिम शासक के जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। इसमें BPSC ने जो जांच करवाया है वह आंसर आपका इल्तुतमिश को उन्होंने चेक करवाया। लेकिन दारुल इस्लाम के संबंध में आपको ये पता होना चाहिए कि दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है। तो मैं दारुल इस्लाम का मतलब मैं विकिपीडिया और वगैरह नेट से नहीं लाया हूँ। मैं एक आधिकारिक और काफ़ी प्रतिष्ठित जो अखबार है उसका मैं कटिंग आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको दिखाता हूँ कि क्या है मेरे सामने प्रूफ। देखिए एक मिनट, देखिए नई दुनिया का, मैं आपके सामने थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। नई दुनिया बहुत प्रतिष्ठित अखबार है और कई राज्यों में ये अखबार छपती है। तो इसमें बता रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार दुनिया दो भागों में विभाजित है। पहला है दारुल इस्लाम, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला है दारुल इस्लाम, वह देश जहाँ मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिम का ही शासन है। जबकि दूसरा भाग है दारुल हर्ब, जहाँ मुस्लिम रहते हैं लेकिन शासन गैर मुस्लिम करते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह का अर्थ दिया गया है। ठीक है, इस्लामी सिद्धांत के मुताबिक भारत भूमि मुस्लिमों की हो सकती है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों मुस्लिमों की हो सकती है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों की नहीं हो सकती। तो इस तरह के देखिएगा यहाँ पे दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का मतलब मैंने समझाने का प्रयास किया है। दारुल इस्लाम का मतलब ये हुआ कि जहाँ मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों का ही शासन है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। आंसर इन्होंने इल्तुतमिश चेक कराया है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से प्रश्न BPSC ने पूछा, किसी किताब में नहीं मिलता है इस तरह के प्रश्न। और BPSC ने देखिए कितने
छोटे और कितने एक तरह से कहें कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछा है। एक जीके इन हिंदी नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं और वहीं से देखिए ये प्रश्न को इन्होंने उठाया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज क्या किया, आंसर वही रहने दिया और इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या कर दिया कि अपने राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे। देखिए, प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे। आंसर इसमें चेक करवाया है इल्तुतमिश। एक जीके इन हिंदी नाम का एक साइट है, वहीं से बीपीएससी ने इसको लिया है और वहीं से आंसर भी इसको चेक करवाया है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, देखिए, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, इसने जांच क्या करवाया, इल्तुतमिश। वहाँ पे प्रश्न क्या था कि प्रथम, और यहाँ पे कहीं कोई प्रथम नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब गुलाम वंश की नींव रखी गई मोहम्मद गौरी के जाने के बाद, और ईश्वरी प्रसाद एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपका इल्तुतमिश थे, ईश्वरी प्रसाद मानते हैं। और यहीं से दारुल इस्लाम राज्य की स्थापना मानी जाती है। और इल्तुतमिश का ही बड़ा बेटा का नाम नासरुद्दीन था, रजिया सुल्तान उनकी बेटी थी। हालांकि बलबन ने यह घोषणा किया था कि मैं अपने राज्य को दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब में बदलना चाहता हूं। तो ये आपका प्रूफ है दोस्तों, आप आराम से इस प्रूफ के माध्यम से आसानी के साथ कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट हो या तो अन्य जगह पे। आज 3 ही क्वेश्चन आपके सामने लाया था और भी अलग अलग जो आपका रेफरेंस के साथ मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।